हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे और समझेंगे कि मेलूज रूल क्या होता है, मेलूज लॉ को कैसे लिखा जाता है, उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को भी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेलूज लॉ। देखिए, मेलूज लॉ को पहले हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या बात करनी है मुझे? देखिए, यहाँ पर ये अनपोलराइज लाइट है और ये हमारे पास दो टूरमैलिन क्रिस्टल है। करेक्ट, टूरमैलिन क्रिस्टल है। क्या करते हैं? ये अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो समझिए हम स्टेटमेंट तक कैसे पहुंचने वाले हैं जो मेलूज ने बताया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? अनपोलराइज लाइट, जहाँ दो तरह के कंपोनेंट हैं, दो तरह के वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। एक है प्लेन और दूसरा है परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब प्लेन क्या और परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या, समझिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे पास ये बुक है, ठीक है। अब इस बुक में अगर इस बुक के ये प्लेन है बुक का, इसके पैरेलल कंपोनेंट है तो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, और ऐसे हो जाएगा तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है। तो यहाँ पर दो तरह के कंपोनेंट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो जनरली कंसिडर की जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो लाइट वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इतना कम है कि हम लाइट वेक्टर को ही कंसिडर करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को नेगलेक्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ समझते क्या है। ये हमारे पास अनपोलराइज लाइट है, और जब अनपोलराइज लाइट किसी टूरमैलिन क्रिस्टल पर पड़ती है तो वो हो जाती है प्लेन पोलराइज लाइट, मीन्स पोलराइज लाइट हो गई। अब देखिए, यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी I0 थी और यहाँ कितना है? I0/2। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इस चीज़ का बहुत फोकस करेंगे कि जो इंसिडेंट होने वाली लाइट है वो अनपोलराइज्ड है कि पोलराइज्ड है। अगर पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हुई है किसी पोलराइजर पर, ठीक है, किसी पोलराइजर पर, तो ये यहाँ टूरमैलिन पोलराइजर का काम कर रहा है, दूसरा वाला एनालाइजर का काम कर रहा है। तो अगर इंसिडेंट होने वाली लाइट अनपोलराइज्ड है तो पोलराइजर से पास होने के बाद उसकी जो इंटेंसिटी है पहले की जस्ट हाफ हो जाएगी। लेकिन अगर इंसिडेंट होने वाली लाइट ही पोलराइज्ड है तो क्या होगा? तो फिर कोई चेंज नहीं होगा, जो वैल्यू होगी वही रहेगी। मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना इस चीज़ को। अनपोलराइज्ड लाइट अगर इंसिडेंट हुई पोलराइजर पर तो ट्रांसमिशन के बाद उसकी जो इंटेंसिटी होगी जस्ट हाफ होगी। अगर पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हुई है तो फिर जितना इंटेंसिटी था इंसिडेंट होने के समय, ट्रांसमिशन के बाद भी उतना ही होगा। नोट करिए इस बात को। चलिए यहाँ देखिए, अब ये अनपोलराइज लाइट इस पोलराइजर पर पड़ी तो पड़ने के बाद उसका इंटेंसिटी कितनी हो गई? I0/2, और ये वाली लाइट कन्वर्ट हो गई प्लेन पोलराइज लाइट में। अगर मैं उसी के पैरेलल एक दूसरा एनालाइजर लगा दूँ, दूसरा टूरमैलिन क्रिस्टल है जो एनालाइजर का काम कर रहा है, तो क्या देखते हो आप? जितनी इंटेंसिटी यहाँ थी उतनी इंटेंसिटी यहाँ पर भी है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर एक पोलराइजर का काम कर रहा है, एक एनालाइजर, दो टूरमैलिन क्रिस्टल हैं, एक से लाइट पास हुई तो वो कैसी हो गई? प्लेन पोलराइज लाइट। वही इंटेंसिटी, ठीक है, उतनी ही इंटेंसिटी की लाइट जब सामने रखे पैरेलल पोलराइज्ड एनालाइजर से पास होती है, ठीक है, तो उतनी ही इंटेंसिटी ट्रांसमिट होती है। यहाँ पर इंटेंसिटी जितनी है उतनी यहाँ पर है। मतलब पैरेलल जब दो टूरमैलिन क्रिस्टल पैरेलल रखे होते हैं तो क्या देखते हो? इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं है। लेकिन चेंज आता कब है? देखिए, यहाँ पर भी ये टूरमैलिन क्रिस्टल पोलराइजर का काम कर रहा है, और हमने क्या किया, जो एनालाइजर था पहले ऐसे रखा था, मैंने उसको रोटेट कर दिया। जैसे रोटेट किया तो देखा कि इंटेंसिटी में चेंज आता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर पोलराइजर और एनालाइजर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। इसका मतलब फ़र्क पड़ रहा है। क्या है कि यहाँ पर पोलराइजर ऐसे है और एनालाइजर किसी एंगल पे रोटेट हो रहा है, और जैसे रोटेट होते परपेंडिकुलर एग्जैक्टली आता है पोलराइजर के, तो इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड लाइट की 0 होती है। लेकिन मैंने कहा अभी परपेंडिकुलर एग्जैक्टली नहीं है, किसी एंगल पे है, तो एंगल के साथ क्या होता है उसी चीज़ को मेलूज ने डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया उसको स्टेटमेंट पे लिखते हैं। उन्होंने ये बताया कि जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू द एनालाइजर होती है वो वेरी करती है। कैसे वेरी करती है
प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन, एक होता है प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलराइजर, एक होता है प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर। दोनों की भी जो एंगल बनता है उसका कोसाइन लेना है, ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल, और उसका स्क्वायर करना है, मीन्स स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। ठीक है, उसी चीज़ को लिखना कैसे जरा देखिए, मैंने क्या लिखा, when a beam of plane polarized light from a polarizer is incident on एनालाइजर। क्या हुआ कि हमने क्या लिखा, व्हेन बीम ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, ये है हमारे पास, व्हेन अ बीम ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इंसिडेंट ऑन एनालाइजर, देन इंटेंसिटी ऑफ transmitted light through, किससे होगा, ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू द एनालाइजर varies with, कैसे वेरीज करता है, वेरीज विथ कोसाइन ऑफ एंगल, देखिए यहाँ पर कोसाइन ऑफ एंगल भी लिखा सकता है, और यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते थे, ठीक है, कि क्या लिख सकता हूँ मैं, एनालाइजर वेरीज विथ कोसाइन ऑफ एंगल कितना होता है, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट होता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, दैट इज हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू द एनालाइजर है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल। ये हमको प्रूफ करना है, हमको ये समझाना है कि जो हमारे पास ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी होती है कहाँ से, थ्रू द एनालाइजर, ये होता है। हमको ये प्रूव करना है कि cos स्क्वायर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम यहाँ मैंने लिखा है कि वेरीज विथ, अब यहाँ पे मैं लिख सकता था कि थ्रू द एनालाइजर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोसाइन ऑफ एंगल, मैं लिख सकता था, मैंने वेरीज लिखा। इसका मतलब वेरी करने के साथ साथ ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि वहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कुछ साइन लग रहा होगा। तो ये आपको पता हो गया। अब इस चीज़ को हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि हाँ ऐसा एक्चुअली में होता है। ज़रा फिर से देखिए मैंने क्या बोला, जैसे ही हम लोग परपेंडिकुलर करते हैं एनालाइजर को तो देखते हैं कि इंटेंसिटी 0 हो जाती है, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा रोटेट करें तो जो हमारी इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम ना हो करके, देखिए मैक्सिमम तो तब होता है जब दोनों एनालाइजर और पोलराइजर पैरेलल रखे होते हैं। तो जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होती है लाइट की थ्रू द एनालाइजर, अगर ये दोनों पैरेलल रखे होते, यहाँ I0 था तो यहाँ जो निकलने वाली लाइट होती पैरेलल कंडीशन पर, तो क्या होता, वो मैक्सिमम होता और वो I0 ही होता। फिर से मेरी बात सुनना, अगर I0 इंसिडेंट हो किस पर, एनालाइजर पर, अगर I0 इंटेंसिटी लाइट क्या हो रही हो, ट्रांसमिट हो रही हो थ्रू द पोलराइजर, और इंसिडेंट हो रही हो एनालाइजर, और एनालाइजर क्या हो, पैरेलल टू द पोलराइजर हो, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी होती है थ्रू द एनालाइजर वो I0 होगी और वो मैक्सिमम होगी। तो दिमाग में रखिएगा कि I0 क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है जब एनालाइजर और पोलराइजर पैरेलल होते हैं। इस चीज़ को हम केस में हैंडल करेंगे, लिखेंगे इसको। अभी क्या है, अभी हम करने वाले हैं प्रूफ। देखिए कैसे इसको प्रूफ किया जाए। देखिए लॉ है तो हम प्रूफ तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको कहते हैं कि हम इसको डेरिवेशन करने वाले हैं कि कैसे ये चीज़ आ जाती है। तो इसको करने के लिए हमें थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। देखिए हमारे पास जो लाइट ट्रांसमिट हुई है थ्रू द पोलराइजर, उसकी जो इंटेंसिटी है
आई नॉट है, ठीक है। और जो एम्पलीट्यूड है वो ए है। क्या है एम्पलीट्यूड? ए। जो लाइट ट्रांसमिट हुई है पोलराइजर के थ्रू उसकी इंटेंसिटी है आई नॉट, एम्पलीट्यूड है ए। समझ गए? इंटेंसिटी है ए। जो लाइट निकल रही है पोलराइजर से उसकी इंटेंसिटी है आई नॉट और एम्पलीट्यूड है ए। और वही लाइट पहुंचती है किस पर? एनालाइजर पर। जब एनालाइजर पर पहुंचती है तो क्या करना है वहां पर? इस एम्पलीट्यूड के दो कंपोनेंट होंगे, इस एम्पलीट्यूड के दो कंपोनेंट होंगे। देखिए, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, ये एक कंपोनेंट क्या होगा? ये कंपोनेंट होगा, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा। तो वो मैं चीज़ यहाँ देखिए बना दे रहा हूँ। यहाँ पर बनाना थोड़ा सा कम आपको समझ में आएगा। देखिए, ये दो कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। तो इस चीज़ को ज़रा फिगर में यहाँ देख लीजिए। मैंने कहा कि जो हमारे पास लाइट गई है उसका एम्पलीट्यूड कितना है? उसका एम्पलीट्यूड ये है। उसका एम्पलीट्यूड ये कितना है? ए एम्पलीट्यूड है। तो ए एम्पलीट्यूड का जो लाइट गई है वो ये है, वो इसका एम्पलीट्यूड ये है। कितना एम्पलीट्यूड है इसका? ए एम्पलीट्यूड है, ठीक। अब ये हमारे पास पोलराइज़र है, ये पोलराइज़र है, इसी जगह पे एनालाइज़र ये है। इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है? एनालाइज़र है। ये हमारे पास एनालाइज़र की एक्सिस है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये है एनालाइज़र और ये हमारे पास है पोलराइज़र। तो ये एनालाइज़र और पोलराइज़र, इसके बीच में एंगल कितना है? थीटा है। तो मैंने कहा कि इस जो ये ए एम्पलीट्यूड है, ए एम्पलीट्यूड है, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है किस पर? एनालाइज़र पर। तो इसके कंपोनेंट बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं? कंपोनेंट। तो देखिए, एक कंपोनेंट तो जाएगा इधर, एक कंपोनेंट हमारा हो गया इधर, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा प्लेन ऑफ एनालाइज़र में, और दूसरा कंपोनेंट होगा हमारा इधर। ये क्या होगा? ये होगा परपेंडिकुलर टू द एनालाइज़र। तो इन दोनों को हम ऐसे मिला देते हैं। देखिए, ये तो ये ए को तोड़िए इधर, तो ये आ गया कितना? ए कॉस थीटा। और ए को तोड़िए इधर तो ये आ जाएगा कितना? ए साइन थीटा। फिर से देखिए, समझ लीजिए, यही है इसमें मेन कि ए क्या है? ए साइन थीटा। यहाँ पर क्या है? ए था एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द पोलराइजर, और इंटेंसिटी थी जो ट्रांसमिट हो रही थी थ्रू फ्रॉम द पोलराइजर इज आई नॉट। और यही इंसिडेंट होता है एनालाइजर पर। तो मुझे करना क्या है? जो लाइट इंसिडेंट होती है एनालाइजर पर उसको उसके कंपोनेंट बनाने होते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हम लोग ए जो आया है ए, ये जो ए आया है ए, इसके कंपोनेंट बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे? कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, इसके कंपोनेंट बनाएंगे। देखते हैं, पहले लैंग्वेज लिख दें। क्या होगी इसके लिए? यहाँ लिखना पड़ता है ए बी द एम्पलीट्यूड ऑफ स्मॉल ए, लेट ए बी द एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड। किसका एम्पलीट्यूड है? एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट, एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट, एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू पोलराइजर एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन, किसके किसके बीच में है? बिटवीन प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो ये हमारे पास लैंग्वेज हो गई कि पोलराइजर और प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में एंगल हो गया। अब हमने क्या किया है? अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड ए रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। क्या करना है? एम्पलीट्यूड ए रिजॉल्व इन टू
परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? एक होगा कंपोनेंट, एक होगा ए कॉस थीटा, ठीक है, दूसरा क्या होगा? ए कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? इसको मैं आगे लिख देता हूं, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर। ये जो एनालाइजर के ये जो कंपोनेंट है ए कॉस थीटा, ये पैरेलल टू द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर है। और दूसरा कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट हमारे पास है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर। जो हमारे पास एनालाइजर है, ये एनालाइजर, इसको बोलते हैं क्या? ये हमारे पास, ये इसको मैं ऊपर लिख दूं थोड़ा सा, ये पी हो गया। ये हमारे पास प्लेन ऑफ एनालाइजर है। क्या है? ये प्लेन ऑफ एनालाइजर है। और जो ये चीज है, ये इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजर। ये हमारे पास प्लेन ऑफ पोलराइजर है। ये प्लेन ऑफ पोलराइजर है, ये प्लेन ऑफ एनालाइजर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो प्लेन ऑफ एनालाइजर है उसके ये ए कॉस थीटा क्या है? पैरेलल है, और जो ए साइन थीटा है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा कि प्लेन ऑफ एनालाइजर ओनली अलाउ टू कंपोनेंट ए कॉस थीटा टू पास थ्रू द एनालाइजर। ओनली component a cos theta allow to pass through the analyzer and component a sin theta get blocked by plane of transmission of एनालाइजर। जो प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर है वो क्या करता है? केवल पैरेलल कंपोनेंट को जाने देता है, कंपोनेंट ए कॉस थीटा कंपोनेंट को जाने देता है, अलाउ करता है या ट्रांसमिट होने देता है, और कंपोनेंट जो ए साइन थीटा है उसको ये कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि एम्पलीट्यूड जो ट्रांसमिट होगा थ्रू द प्लेन ऑफ एनालाइजर वो कितना होगा? सो द एम्पलीट्यूड transmitted through analyzer. So amplitude transmitted through analyzer कितना होगा? will be a cos theta। ये हमारे पास कंपोनेंट है एम्पलीट्यूड का जो पास होगा किससे? एनालाइजर से। तो अच्छा, अब आपको एम्पलीट्यूड मिल गया। जब एम्पलीट्यूड मिल जाता है तो इंटेंसिटी निकालना आसान होता है। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दूं ऊपर तो मैं आपको समझा दूं। ये चीज़ हटा देता हूं यहाँ से। आपको ये पता है कि
एम्पलीट्यूड क्या मालूम है आपको? आपको ये पता है कि इंटेंसिटी क्या होती है। यहाँ देखिए, यहाँ मैं नीचे ले देता हूँ, यहाँ पे क्या होता है, सिंस इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। ये पता है आपको, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड मालूम चल जाए तो इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, नाउ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट transmitted through analyzer will be क्या हो जाएगा, will be डैश किया, लिखा मैंने I प्रोपोर्शनल टू A cos थीटा का होल स्क्वायर। ये इंटेंसिटी इस एनालाइजर, इस प्लेन ऑफ एनालाइजर से पास होगी। तो क्या लिखूंगा मैं इसको लिखूंगा I इज इक्वल टू के, यहाँ से आ जाएगा A cos थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो सकता है, ये हो सकता है के A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ज़रा यहाँ देखिए, जो ये टर्म है ये के ए स्क्वायर इज व्हाट, के ए स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड ए है और पोलराइज़र और एनालाइजर दोनों पैरेलल हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है, आई नॉट। और वही आई नॉट है क्या, वही आई नॉट शो होता है के ए स्क्वायर से। सिंस यहाँ लिखा जाएगा, सिंस आई नॉट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर क्या है, ये है मैक्सिमम इंटेंसिटी। क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। कब होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी, एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पर आई नॉट होता तो यहाँ से आई नॉट निकलता, ठीक है। यहाँ क्या होता उससे मतलब नहीं मुझे तो ये मतलब है कि कितनी इंटेंसिटी ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम द पोलराइज़र और इंसिडेंट हो रही है एनालाइज़र। इस बात पे फोकस करिए। यहाँ क्या है, इससे मतलब नहीं है आपका, यहाँ कितनी इंटेंसिटी ट्रांसमिट हुई है, ठीक है, और उतनी इंटेंसिटी इस पे इंसिडेंट होगी। तो जो यहाँ है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो वही इंटेंसिटी यहाँ मिलेगी। अगर मैं कह रहा हूँ कि आई नॉट ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम द पोलराइज़र तो आई नॉट ही ट्रांसमिट होगी थ्रू द एनालाइज़र, ठीक है। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है कब, जब दोनों पैरेलल होते हैं। पैरेलल होने पर अगर एम्पलीट्यूड ए हो, किसका एम्पलीट्यूड ए हो, जो लाइट ट्रांसमिट हो रही हो थ्रू द पोलराइज़र उसका एम्पलीट्यूड ए हो और दोनों ये पैरेलल हो पोलराइज़र एनालाइज़र, तो इंटेंसिटी आपके पास आई नॉट इक्वल टू के ए स्क्वायर ही होगा। इसको नोट करिए, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है, आई नॉट क्या है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी शो करता है। किसको शो करता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैंने ऊपर लिख दिया है तो यहाँ से ले सकता हूँ, दैट इज आई प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज मैलूज ला। यही आपके पास मैलस ला है या मैलूज ला है। इतनी बातें मुझे करनी थी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं केस की, क्या क्या केस बन सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर मैं आपको क्लियर करूँ, हटा दूँ इसको। देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पर केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या होगा, केस नंबर फर्स्ट का बिल्कुल मतलब साफ है, फ़र्क साफ है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा किसके बीच में एंगल होता है, प्लेन ऑफ पोलराइज़र एंड एनालाइज़र। प्लेन ऑफ पोलराइज़र और ये पोलराइज़र है, ये एनालाइज़र है, इसके बीच में एंगल होता है। मैंने केस फर्स्ट ले लिया, केस फर्स्ट। क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, केस फर्स्ट मेरे पास क्या है, इफ़ या व्हेन लिख दूँ, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए या क्या हो जाए 180 हो जाए, तो क्या आएगा, इसका मतलब कॉस की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, ज़रा देखिए
cos 0 की वैल्यू कितनी आती है, cos 0 जीरो रखोगे तो +1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे cos 0 वैल्यू कितनी आ जाती है, +1 आ जाता है। एंड cos 180 की वैल्यू कितनी आ जाती है, -1 आ जाता है। लेकिन है यहाँ पे स्क्वायर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए थीटा इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि एनालाइजर एंड पोलराइजर बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब P और A दोनों पैरेलल हैं। व्हेन थीटा इक्वल टू 0 आर 180 तो क्या आएगा, दैट इज cos 0 इक्वल टू +1, या लिख सकते हो cos 180 इक्वल टू -1, इतना लिख दिया। तो यहाँ क्या मतलब है जरा देखिए, हम निकाल सकते हैं I इज इक्वल टू I0, ठीक है। यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ देखिए इसकी जगह पे अगर आपने लिया होता cos 0 तो ये आता कितना, +1 का स्क्वायर आ जाता, ठीक। ये आप लिए होते क्या, ये लिए होते तो कितना आता, यहाँ पे आ जाता आपके लिए -1, क्या आता -1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू +1 हो गई और cos 180 की वैल्यू -1 हो गई, उसका स्क्वायर किया, ले देखिए आया क्या, I इज इक्वल टू I0। यहाँ क्या आएगा, I इज इक्वल टू I0, मतलब मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब आती है, जब दोनों पोलराइज़र और एनालाइज़र आपस में पैरेलल हों। तो मैं कह रहा हूँ कि इंटेंसिटी मैक्सिमम ही होती है। क्लियर हुआ। चलिए सेकंड केस बात करता हूँ। सेकंड केस क्या कहता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाए तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90, दैट इज cos 90 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब I इज इक्वल टू जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है थ्रू द एनालाइजर उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, 0 हो जाएगी। जरा देखिए यही चीज़ मैं डिस्कस कर रहा था शुरुआत में कि अगर ये ऐसे हो और ये एनालाइजर ऐसे हो जाए, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, तो यहाँ पे जो लाइट इमर्जेंट होती है, ट्रांसमिट होती है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अदरवाइज ये I की वैल्यू कुछ होगी लेकिन 0 नहीं होगी, और क्या होगी, वो cos थीटा के साथ वेरी करेगी। जरा देखिए यहाँ से I0, यहाँ से क्या आएगा cos 90 का स्क्वायर कर दिया, ले दे के क्या आया, 0 आ गया। ये होता है जब भी एनालाइजर और पोलराइजर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो उस कंडीशन पे जो ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू द एनालाइजर होती है वो 0 हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं, यहीं पर एक छोटा सा वेरिएशन होता है। क्या होता है, वेरिएशन, देखिए नोट, वेरिएशन विथ वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू किसके थ्रू होता है, थ्रू एनालाइजर एंड एंगल थीटा बिटवीन प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो ये बात करनी है कि इन थीटा और इंटेंसिटी I के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या ग्राफ बनाते हैं। तो जरा देखिए मैं ग्राफ यहीं पे साइड में आपको बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इंटेंसिटी का ग्राफ बना देता हूँ मैं। कैसे बन जाएगा, देखिए यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे 0, मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ ऐसे करके, और ये बना देता हूँ किसका, 90 का, ये बना देता हूँ किसका, 180 का, इसको बना देता हूँ 270 का, इसको बना देता हूँ 360 का, ऐसे बना दूँ। तो होगा क्या, होगा यहाँ पर ये कि हमारे पास 0 पे इंटेंसिटी, देखिए जब एंगल 0 होता है तो इंटेंसिटी हमारे पास मैक्सिमम होती है, 0 पे मैक्सिमम है, और जब 90 है तो 0 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटेंसिटी हो गया और इधर हमारे पास थीटा हो गया। ये इंटेंसिटी और थीटा में ग्राफ हो गया। इंटेंसिटी और थीटा में ग्राफ कैसे बनाते हो, ये तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ज़्यादा है और 180 पर मैक्सिमम हो गया, 270 पर, वो 270 पे 0 हो गया, और फिर 360 पर मैक्सिमम हो गया। तो ये ऐसे चलता रहता है ग्राफ। ये हमने लिख दिया कि I0 की लाइन है, किसकी है, I0, मतलब 0 पर I0 होता है और फिर 90 पर 0 हो जाता है,
फिर 180 पे मैक्सिमम हो जाता है, 270 पे 0 हो जाता है, 360 पर फिर क्या मिल जाता है, यहाँ पे 360 लिखा हुआ है, आराम से देखिएगा इसको, 90 है, 180 है, 270 है और यहाँ पे लिखा है 360 लिख दिया मैंने, ठीक। तो सब डिग्री पे है ये, ऐसा। तो ये 0 डिग्री पे, यहाँ पे 0 पे था, तो ऐसा बनाया गया। इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे और 2 क्वेश्चन इसमें अच्छे लेंगे जिससे आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं, न्यूमेरिकल करवाते हैं आपको। कि अ पोलराइजर एंड एनालाइजर आर सेट इन सच अ वे दैट द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट लाइट इज मैक्सिमम। क्या है? इमर्जेंट लाइट इज मैक्सिमम। तो हम कंसिडर कर लेंगे कि थीटा क्या है। थीटा हमारे पास एंगल होता है बिटवीन द प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो हमें फॉर्मूला मालूम है मेलोस रूल का, क्या होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, व्हाट परसेंटेज, ये आपको फाइंड आउट करना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एनालाइजर। ठीक है, जो लाइट एनालाइजर से ट्रांसमिट होती है मैक्सिमम लाइट, वो आपको क्या निकालना है, उसका परसेंटेज निकालना है। तो सिंपल है, निकल आएगा परसेंटेज ट्रांसमिटेड लाइट का और मैक्सिमम लाइट का। मैक्सिमम लाइट कितनी होती है, I नॉट होती है। चलिए, और किस किस एंगल पे निकालना है, 30 पे निकालना है, 45 पे निकालना है और 60 पे निकालना है। तो पहले देखिए फॉर्मूला देखिए, सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, इसका सॉल्यूशन ये होगा, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ, सॉरी क्या होता है, प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर, पोलराइजर एंड एनालाइजर, ये हमारे पास थीटा होता है। देन इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू एनालाइजर, क्या होता है फॉर्मूला, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि I किसी एंगल पे है ना, तो किस एंगल पे है, I थीटा, जिस एंगल पे ले रहे हो, क्योंकि अगर पैरेलल होंगे तो 0 होगा। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, सिर्फ ये फॉर्मूला होता है। और जो I नॉट होता है, I नॉट कब होता है, I नॉट क्या होता है, वेयर I नॉट इज इक्वल टू, आई नॉट कब आता है, आई नॉट कब आता है, जब हमारे पास एंगल कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आई नॉट, हमको यहाँ फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है, इसको नहीं लिखते हैं। वेयर आई नॉट इज द क्या, वेयर आई नॉट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, इज मैक्सिमम इंटेंसिटी है। ये कब आती है, जब एनालाइजर और पोलराइजर दोनों पैरेलल होते हैं, तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है I नॉट। चलिए, अब किस एंगल पे निकालना है, पहला थीटा इक्वल टू कितना है, एट थीटा। निकालना क्या है, पहले मैं लिख देता हूँ, निकालना क्या है, आपको पहले निकालना लिख देता हूँ। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, I थीटा अपॉन I नॉट इंटू 100, ये हर एक केस में निकालना है, ये आपको काम करना है, हर एक केस में करना है। तो देखिए 3 केस दिए जा रहे हैं, तो पहला केस यहाँ ले लेते हैं, दूसरा केस यहाँ ले लेते हैं, दूसरा केस यहाँ पे हो जाएगा और तीसरा केस इधर हो जाएगा। तीनों केसेस में हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। पहला केस कितना आएगा, जरा देखिएगा, पहला केस कितना दिया जा रहा है, पहला केस देखिए, पहले I थीटा निकालिए, तो I थीटा इक्वल टू आई नॉट कॉस, कितने पे है, थीटा की वैल्यू कितनी दी जा रही है, थीटा इक्वल टू है 30 डिग्री। 30 डिग्री पे निकालना है इसको, 30 डिग्री निकालेंगे तो क्या रखेंगे यहाँ पे, cos 30 का स्क्वायर करेंगे, तो I थीटा, यहाँ कितना है, I थीटा है, ये 30 के लिए है ये, तो यहाँ से कितना आएगा, I थीटा अपॉन I नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2 का स्क्वायर करिए, √3/2 का स्क्वायर कितना आएगा,
ये आएगा 3/4। परसेंटेज में निकालना है तो आई थीटा अपॉन आई नॉट इंटू 100, इधर करिए 3/4 इंटू 100, कितना रिजल्ट आया? इसका रिजल्ट कितना आया? इसका आएगा, देखिए इससे कैंसिल करोगे 25, 75% इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम सेकंड केस लेंगे, क्या लेंगे? सेकंड केस हम लेने वाले हैं थीटा इज इक्वल टू क्या है? थीटा इज इक्वल टू 45 है। 45 पे लेंगे तो क्या आएगा? आई थीटा इज इक्वल टू आई नॉट कॉस 45 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए आई नॉट तो आई नॉट हो ही जाएगा, और यहाँ cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास कितना, सॉरी cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, वेरी सॉरी 1/√2। स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? आई नॉट बाई 2 आएगा। यहाँ से आई नॉट आई थीटा बाई आई नॉट इंटू 100 कर दीजिए, इसको इधर ले आइए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर कितना आएगा? 1/2 बचेगा, इंटू 100 कर देंगे, कितना आएगा? 50% आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ कर लीजिए, क्या है? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे है। अगर 60 डिग्री पे है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? देखिए आई थीटा इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 60, ऐसे लिखिए कॉस स्क्वायर 60, या फिर ऐसे लिख दीजिए आप कॉस 60 का स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा? आई थीटा इज इक्वल टू आई नॉट कॉस 60 का होता है 1/2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा जाके यहाँ से? ये आएगा आई नॉट, ये आ जाएगा 1/4। तो आई नॉट इंटू 1/4 लिखिए या आई नॉट बाई 4 लिखिए, क्या आएगा? आई नॉट इधर लाओगे तो आई थीटा अपॉन आई नॉट इंटू 100 कर लीजिए, उधर करोगे तो क्या आएगा? आई नॉट बाई 4 इंटू 100, कितना आएगा? ये आ जाएगा 25%। बहुत आसान क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या करना था, जो ट्रांसमिटेड लाइट, ये इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू द एनालाइजर, और क्या करना है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसका रेशियो निकालिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज आ गया। क्योंकि पूछा ही था कि परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द एनालाइजर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कैसे निकालते हो भाई? जो लाइट ट्रांसमिट होती है वो होती है आई, और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो आई नॉट। तो आई बाई आई नॉट इक्वल टू क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा होता है। थीटा की वैल्यू पुट करते जाइए, और फिर आई अपॉन आई थीटा लिखिए या आई अपॉन आई नॉट लिखिए, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको एट सडन क्या मिल जाएगा? सिर्फ आपको परसेंटेज फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एन अनपोलराइज्ड लाइट, एक अनपोलराइज्ड लाइट दी गई, इस पे फोकस जरूर करिए क्वेश्चन में कि आपको पोलराइज्ड लाइट दी जा रही है कि अनपोलराइज्ड लाइट, पहले इस पे फोकस होना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते समय ही। अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, किस पे इंसिडेंट होती है? ऑन अ ग्रुप ऑफ 4 पोलराइजिंग क्रिस्टल। 4 पोलराइजिंग क्रिस्टल हैं जिस पर इंसिडेंट होती है अनपोलराइज्ड लाइट। तो ये आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम है, एक बना लीजिए कि अनपोलराइज्ड लाइट है, ये आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट है, चाहे इस तरह बनाइए या फिर इस तरह बना लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों ही सिंबल अनपोलराइज्ड लाइट के होते हैं। ये आपके पास लाइट पड़ी, और क्या बोल रहे हैं कि ग्रुप है 4 पोलराइजिंग क्रिस्टल का, कैसे? विच आर इंक्लाइंड अप सो दैट, ऐसे रखे गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्शन ऑफ ईच इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री, ऐसे रखे गए हैं कि उनमें उनको क्या करना है? रोटेट करना है बाय रोटेटिंग, ईच इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब आपको इस डायरेक्शन में घुमाना है। कैसे घुमाना है? इस डायरेक्शन में घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू प्रीसीडिंग, पहले के रिस्पेक्ट में। तो क्या कर लीजिए, पहले एक पोलराइड मान लीजिए आपके पास, ये क्या था? ये आपके पास P1 था। ठीक है, P1 हो गया, तो P1 पोलराइड हो गया, इस पर लाइट पड़ेगी। अगर ये आई नॉट की थी तो इससे जब ट्रांसमिट होगी, इससे लाइट जो ट्रांसमिट होगी वो हमारे पास कितनी आएगी? वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ से हम क्या लिखेंगे? आई की वैल्यू क्या आएगी? आई नॉट बाई 2 हो जाएगी। ये आपको पता है कि अगर अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइड पर इंसिडेंट होती है तो क्या होता है? उससे जो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी होती है जस्ट हाफ हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड। देखिए यहाँ पे 4 पोलराइड्स हैं, एक मैंने रख दिया, दूसरा रखना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा? पहले से दूसरे वाले को क्या करना है? दूसरे वाला
पहले से कितने एंगल पे है, 30 डिग्री पे है। इसका मतलब ये दूसरा वाला होगा, ये दूसरा वाला होगा। दूसरा वाला पहले से कितना है, 30 डिग्री पर एंगल पे है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। तो दूसरे वाले को निकालेंगे तो क्या आएगा, ये तो पहले से निकाल लिया मैंने आई, दूसरे से निकालेंगे तो आई डैश आएगा क्योंकि थीटा आ चुका है अब। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, यूजिंग रिलेशन, ये हमारे पास है यूजिंग रिलेशन, हमको यू यूज़ करना है, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, फाइनली देखिए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड, जो लास्ट में मिलेगी ना वो इंटेंसिटी और जो आपके पास इंसिडेंट है, इंसिडेंट कितना है आई नॉट, उसका फ्रैक्शन निकालना है। मतलब लास्ट में जो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी होगी उसका, और जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है उसका रेशियो निकालना है, मतलब उसका फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, आपको ये समझ में आया कि फ्रैक्शन कैसे होगा, फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट। चलिए फाइंड आउट क्या करना है, तो लास्ट में पहले बना ही लेते हैं। देखिए फर्स्ट हो गया P1, दूसरा P2 हो गया। अब P3 देखिए, P3 तो P3 लेके आएगा, पहले ये P2 बना लीजिए यहाँ पे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया P2। अब P2 से क्या करना है, P2 से जो अगला पोलराइड है वो कितने एंगल पे है, देखिए ये वाला हमारे पास कितना था, ये वाला हमारे पास P1 था, ये वाला हो गया P2, और जो P3 अब आएगा वो कितने पे है, वो यहाँ पर इससे 30 डिग्री पे है, कितने पे है, 30 डिग्री पे है। तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया P3। तो यहाँ से इसकी इंटेंसिटी कितनी आएगी, वो हो जाएगी कितनी, वो आई के रिस्पेक्ट में देखोगे, देखिए सेकंड वाले से देख रहे हो, हम ये वाला इसके लिए लिख रहे हैं, ये वाली लाइन किसके लिए है, ये इसके लिए है, दूसरी इसके लिए क्या होगी, थीटा एंगल पे है। तो यहाँ से क्या आएगा, इससे निकली है आई, क्या निकली है यहाँ पे आई, तो यहाँ से आई निकली है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। और यहाँ से जब आगे निकलोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, आई थीटा निकलेगा, क्या निकलेगा, आई डैश, क्या करोगे आई, इसको थीटा ही कर लीजिए, ये थीटा निकला तो यहाँ से आई थीटा निकलेगा। अगली बार क्या है, फोर्थ वाला कहाँ रखा है, P1 हो गया, P2 हो गया, ये P3 हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास P1 था, ठीक, दूसरा वाला क्या था हमारे पास, दूसरा P2 था, ठीक है। फिर क्या आया, फिर हमारे पास P3 आया, ये हमारे पास P3 आ गया। अब हमको क्या लेना है, अब हमको लेना है P4 कुछ हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ये है हमारे पास P4 क्या कर रहा है, P3 के साथ ये 30 डिग्री बना रहा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से थीटा निकला था, इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, इससे निकलने वाली ये चीज़ तो इसकी हो गई, ठीक है। इससे निकलने वाली कितनी होगी, इससे निकलने वाली लिखेंगे आई डैश थीटा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आई थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आया। और इससे निकलने वाली कितनी होगी, इससे निकलने वाली को हम मान लेते हैं कितना, इसको मान लेते हैं आई डबल डैश थीटा, हमको ये निकालना है। तो हमको यहाँ क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है आई डबल डैश थीटा टू द आई नॉट। देखिए ये इंसिडेंट है और ये ट्रांसमिटेड है, इन्हीं दोनों का हमें क्या निकालना है, या व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट इंटेंसिटी इज ट्रांसमिटेड, जो इंसिडेंट हो रही है उसका कितना पार्ट ट्रांसमिट हो रहा है, हमें वो फ्रैक्शन चाहिए। तो क्या निकालेंगे, आई डबल डैश थीटा टू द आई नॉट, ये मुझे निकालना है। चलिए पहले निकाल दीजिए, ये तो वैल्यू निकल ही आई है। तो ये क्या हुई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू पोलराइजर फर्स्ट क्रिस्टल से क्या आएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू P1 कितना आ जाएगा, P1 से निकालोगे तो I निकला है, I की वैल्यू कितनी आ गई, I की वैल्यू है I नॉट बाई 2, एक स्टेप हो गया। दूसरा देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू
P2 से निकलोगे तो क्या आएगा, P2 के लिए ये इंसिडेंट हो जाएगा, ये इमर्जेंट हो जाएगा, मतलब आई थीटा की वैल्यू आ जाएगी आई कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 30, तो यहाँ से आई कॉस 30 का मतलब कितना हो गया कॉस 30 का स्क्वायर कर लीजिए। तो आई की वैल्यू कितनी है आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस 30 होता है √3/2 स्क्वायर करिए, कितना आएगा, यहाँ से आएगा 3/4, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3/8 आई नॉट। ये सिंपल सा आपके पास आ जाता है। अभी क्या है यहाँ से, अब हम निकालते हैं किसके लिए, हम निकालते हैं P3 से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू P3। देखिए जो P3 के लिए होगा, P3 के लिए इंसिडेंट कौन होगा, P3 के लिए इंसिडेंट हो जाएगा आई थीटा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये निकलेगा आई डैश, तो यहाँ से हो जाएगा आई थीटा, ये इंसिडेंट बन जाएगा। जैसे आई थीटा के लिए आई इंसिडेंट हो गया, तो यहाँ से कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये क्लॉकवाइज 30 रोटेट हो रहा है, इसलिए मैं 30 लिख रहा हूँ, अदरवाइज नहीं तो क्या होता, पहले के लिए 30 था, दूसरे के लिए क्या होता, अगर फर्स्ट से देखना होता तो 60 हो जाता, थर्ड के लिए कितना हो जाता, देखिए 30 क्या 30 अगली बार क्या हो जाता 90 हो जाता। ठीक है, अब ये मेरे फिगर पे मत जाइएगा कि यहाँ 30 था, यहाँ 30 था, यहाँ 30, तो यहाँ क्यों आया, यहाँ आ सकता था। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है, आपको क्या करना है धीरे धीरे रोटेट करना है, हमारे फिगर पे मत जाइएगा, नहीं तो हम फिगर को ऐसे बना दें, कोई इशू नहीं है समझने के लिए। देखिए ये चीज़ हमारे लिए क्या है, ये 30 था, ये 30 था, ये वाला P1 के लिए था, ये वाला किसके लिए है, ये वाली लाइन किसके लिए है, देखिए ये P2 के बीच में 30 था, हम वो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, हमको P2 और P3 के बीच में चाहिए, हमको P1 और P2 के बीच में नहीं चाहिए, हमको P2 और P3 के बीच में भी नहीं चाहिए। ठीक है, हमको किसके बीच में चाहिए, हमको इसके बीच में चाहिए था, ये वाला हमारे पास P1, ये P2 और ये हमारे पास P3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा P4 हो जाएगा इधर। अगर मैं इसको P4 मान लूँ तो हमें ये चाहिए था सिर्फ कितना 30 डिग्री। तो अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि पहले ऐसे है, फिर थोड़ा 30 पे है, फिर 60 पे आया, फिर 90 पे हो गया, रोटेशन ऐसे हो रहा है। तो यहाँ से देखिए आई डैश थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, आई डैश थीटा की वैल्यू है 3/8 आई नॉट, और यहाँ से cos 30 है, cos 30 का स्क्वायर, तो 3/8 आई नॉट इंटू cos 30 का होता है √3/2 का स्क्वायर करिए, कितना आ जाएगा 3/4 कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 3 3 9 आई नॉट, यहाँ से आया 4 8 32 आ गया, करेक्ट है। अब चलिए किस पे बात करते हैं, लास्ट में किससे, 3 से हो गया, 4 से देखना है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू P4। अब P4 से निकाल देते हैं, P4 से कितना आ जाएगा, देखिए आई डबल डैश थीटा, यहाँ से कितना आएगा आई डैश थीटा, ये काम करेगा किसका, ये इंसिडेंट का, और यहाँ से रहेगा कितना cos स्क्वायर थीटा। तो आई डैश थीटा की वैल्यू कितनी आई 9 आई नॉट अपॉन 32, और यहाँ से आया कितना cos स्क्वायर 30, तो ये कितना हो गया 9 आई नॉट अपॉन 32, और यहाँ से कितना हो जाएगा इसका √3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 3 9 जा 27, ये हो गया आई नॉट, यहाँ से आया 4 से इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 4 2 जा 8, और ये हो गया 4 3 जा 12 128, ये आ गया इतना। अब इसके बाद क्या करना था, इसके बाद सिर्फ आपको यही तो करना है कि आपने निकाल लिया है आई डबल डैश थीटा इज इक्वल टू 27 आई नॉट अपॉन 128, तो रेशियो निकाल दीजिए, अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू 27 अपॉन 128। आपको सिर्फ यही फाइनल करना था, दिस इज़ योर आंसर। आपको क्या निकालना था फ्रैक्शन,
तो ये आपने निकाल दिया कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट इंटेंसिटी इज ट्रांसमिटेड, दिस फ्रैक्शन ऑफ दिस फ्रैक्शन, मतलब इसको लिख सकते थे आई नॉट का इतना फ्रैक्शन क्या हो रहा था, ट्रांसमिट हो रहा था थ्रू द फोर्थ क्रिस्टल। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, मेलोस लॉ समझ में आया होगा, कैसे स्टेटमेंट लिखना होता है, कैसे आपको प्रूफ करना होता है। फिर मैंने अच्छे अच्छे 2 क्वेश्चंस लिए जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे मेलोस लॉ को यूज़ भी किया जाता है। होपफुली सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एट लास्ट मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, जितना हो सके इसको स्प्रेड करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।